जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? जो आम लोग जिन्होंने एक भरोसे के साथ उनको जिताया था, उनको एक वाज़ा मैंडेट मिला था, तो वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। चाहे वो जम्मू के लोग हो, चाहे कश्मीर के लोग हों, ये जो इलेक्शन जीतते हैं ये यहाँ के लोगों को जज्बात जो है ना, इनके जो जज्बात को वो उकसाते हैं। क्या ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी, रियासती दर्जे की बात नहीं होगी? कितने अच्छे हालात बन गए, पथराव रुक गया, गन कल्चर खत्म हो गया। इस बार जो अभी के स्टेट्स आप देखेंगे, एक भी इस साल के दौरान एक भी लोकल मिलिटेंट यहाँ पे भर्ती नहीं हुआ। नहीं चाहिए हमें वैसा वाला स्टेटहुड। हमें स्टेटहुड यहाँ के नौजवानों की बेहतरी के लिए चाहिए, हमें यहाँ के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, यहाँ से नाइंसाफी को खत्म करने के लिए चाहिए। आपको मैंडेट मिला है, आपकी फुल मेजॉरिटी है, आपको आपके मिनिस्टर एमएलए सब कुछ आपका सिस्टम है। आप जो लोग सफर कर रहे हैं, गुरेज में इस वक्त पानी का हाहाकार है, बात कर रहे हैं कोई। लोगों ने आपको भी इसलिए चुना है, आप पे उम्मीद है कि ये हमारे काम करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि वहां का एमएलए करेगा मैं नहीं करूंगा, फिर पब्लिक का क्या होगा? वो तो सफर करेगी ना। यहाँ से हम बोलेंगे सड़कें भी हम ठीक करेंगे, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी हम दे देंगे, तो ये किस लिए चुन के आते हैं बार बार 4 दफा। अमेजिंग टीवी में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। मेरे साथ डीडीसी तुलेल और भारतीय जनता पार्टी के कंस्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट गुरेज एजाज राजा है। इजाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल पहला सीधा रहेगा कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अब जो रिस्पांसिबिलिटी इस वक्त है रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आप देखते हैं स्टार्टिंग से ही उनके बीच में एक तरीके का वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ाम तराशी पे उतर आए हैं। तो जो लोग हैं, जो आम लोग जिन्होंने एक भरोसे के साथ उनको जिताया था, उनको एक वाज़ा मैंडेट मिला था, तो वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। चाहे वो जम्मू के लोग हो, चाहे कश्मीर के लोग हो, और बिलखुसूस जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं वो तो और भी ज़्यादा परेशान हैं इनसे। आप मुझे बताएगा कि 1 साल हुआ सरकार को बनी हुई, लोगों के जिन दाव या वादों पे वोट हासिल किए गए थे, कहीं ना कहीं उस पे लोग खफा है कि वो काम नहीं हुए हैं। 1 साल सरकार को मुकम्मल हुआ है, क्या वजूहात है कि काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, एक इनका जो तरीका होता है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम करने का, या इनका वो तरीका ही नहीं है इनको काम करने, उनको काम करने की आदत ही नहीं है। ये जो इलेक्शन जीतते हैं ये यहाँ के लोगों को जज्बात जो है ना, इनके जो जज्बात को वो उकसाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे उकसाते हैं नारेबाजी से, या दूसरे इनके पास जो टैक्टिक्स होते हैं, पॉलिटिकल टैक्टिक्स खेलते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, और इलेक्शन पे वो एक तरीके का वो मजबूर करते हैं लोगों को कि इनको वोट कास्ट करो। हमारे लोग है ही जज्बाती, हम एकदम से जज्बाती हो जाते हैं। तो अब वोट देने के बाद तो लोगों को तो पछताना ही है। पहले से ही इनकी जब भी यहाँ पे हुकूमत रही है तब से लोगों ने तबाही देखी। यहाँ पे लाखों की तादाद में नौजवान जो है वो शहीद हो गए। उनकी जो आप देखेंगे उन्होंने कब्रिस्तान उन्होंने आबाद किए, पैलेट चलाया यहाँ पे, टाटा पोटा पता नहीं कितने यहाँ पे कानून उन्होंने लाए। कश्मीरी हमारे जो नौजवान जो आगे बढ़ना चाहते थे, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल बनना चाहते थे, उनका उन्होंने सत्यानाश करके रखा। उनको तबाह व बर्बाद अपनी गंदी सियासत में उनको डाल के उन्होंने जो है फैमिलीज उन्होंने उजाड़ के रख दी यहाँ पे। तो जहां तक इनका अगर आप देखेंगे, पहले आज तो ये रोना रो रहा है स्टेट का, लेकिन स्टेट से पहले अगर आप देखेंगे उन्होंने यहाँ के नौजवानों को गुमराह करने के अलावा किया क्या है नौजवानों के लिए? कुछ भी नहीं करने वाले हैं। रियासती दर्जे की बहाली तो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, जिसके लिए मरकज ने भी जो है वादा किया था। फिर मरकज क्यों वादा खिलाफी करता है? मरकजी सरकार क्यों वादा खिलाफी करती है? एक बार कहा कि हम रियासती दर्जा बहाल करेंगे। क्या ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी, रियासती दर्जे की बहाली नहीं होगी? नहीं, देखिए, इस पे हमारे टॉप के लीडर्स ने भी कई मर्तबा कहा है, और हम भी ये मानते हैं कि स्टेटहुड आएगा। और कब? देखिए, कब की बात तो ये हमारे तक नहीं है। ये नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मरकज में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तो नहीं है ना, इसीलिए तो शायद दर्जे की बहाली नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए, हर चीज को पटरी में लाना है पहले, हर एक चीज को। और पिछले सालों में आपने खुद देखा होगा पटरी में लाना है। हालात देखिए, तो कहाना की बात देखिए यहाँ पे बना है, इतना कुछ बेहतर हुआ, इतने अच्छे हालात बन रहे हैं। आप खुद भी देख रहे हो ना, ग्राउंड लेवल पे कितने अच्छे हालात बन गए। पथराव रुक गया, गन कल्चर खत्म हो गया।
इस बार जो अभी के स्टेट्स आप देखेंगे, एक भी इस साल के दौरान एक भी लोकल मिलिटेंट यहाँ पे भर्ती नहीं हुआ। ये सारी चीजें देखिए, दर्जे की बहाली क्यों नहीं होती? देखिए दर्जे की बहाली वही में हम कह रहे हैं, जब अप्रोप्रिएट टाइम, जब हमारे मरकजी हुकूमत ने कहा टाइम आएगा, जल्दी भी आएगा, टाइम भी लग सकता है, काफी चीजें देखनी होती है। देखिए ये हमारी मरकज की टॉप लीडरशिप को तय करनी, ये मुझे या किसी और नीचे लेवल के किसी को तय नहीं करनी, ये हमारी मरकज की टॉप लीडरशिप को तय करने कि ये ठीक टाइम है, अब स्टेटमेंट देना चाहिए। देखिए ये जम्मू कश्मीर की सरकार ये नेशनल नहीं, वो बात नहीं है, यहाँ पे देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। अब ये स्टेटहुड पे अड़े हुए हैं, स्टेटहुड। अब देखिए हक हम भी कह रहे हैं, हमने भी डिमांड की है, हमारी लीडरशिप भी कह रही है स्टेटहुड मिलेगा और मिलना चाहिए। देखिए इसमें वही मैंने कहा ना, इसमें कहीं चीजें, कहीं पैरामीटर्स को देखना है, चेक करना है, सब कुछ ठीक ठाक है, जब लगेगा मरकज को हाँ जी अब ठीक है, सब कुछ कह रहा है, सब कुछ ठीक है जम्मू कश्मीर में, फिर रियासती दर्जे की बहाली क्यों नहीं? रियासती दर्जे, रियासत के जो यहाँ पे स्टेटहुड है, स्टेटहुड की बहाली मरकजी हुकूमत के हाथ में है। मरकजी हुकूमत को जब लगेगा कि अब ये ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे देना चाहिए। देखिए आप तो कह रहे हैं यहाँ पे ये स्टेटहुड क्यों नहीं मिलेगा? देखो मेरा बस चलता तो मैं कहता हूँ उनको दो ही मत स्टेटहुड। क्यों? मैं बताऊंगा आपको। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड जो हम चाहते हैं, हमने डिमांड की है, बस चले तो मैं कहूं कि स्टेटहुड नहीं। ये देखिए मेरे तक नहीं है, ये मेरा कहना या न कहने से स्टेटहुड मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले, मुझे आप मेरी बात भी कंप्लीट करने दीजिए। देखिए ये क्या करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक काम करने का तरीका होता है, ये अपोजिशन को क्रश करना चाहते हैं हम अपनी जगह पे। इस वक्त अगर आप गुरेज तिलेल की हालत देखेंगे, वहां पे ये छोटे से छोटे मुलाजिम को दरपाना, ये दूसरी पार्टी के लोगों को पैरों तले रोन देना चाहते हैं। ये स्टेटहुड इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको अभी जो इनका कंट्रोल होना चाहिए, अपोजिशन को क्रश करना, उनको तबाह करना, उनको बर्बाद करना, वो स्टेटहुड हमारे एलओपी साहब ने भी कहा कि वो स्टेटहुड हमें नहीं चाहिए। अगर वैसा स्टेटहुड चाहिए, नहीं चाहिए हमें वैसा वाला स्टेटहुड। हमें स्टेटहुड यहाँ के नौजवानों की बेहतरी के लिए चाहिए, हमें यहाँ के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, यहाँ से नाइंसाफी को खत्म करने के लिए चाहिए स्टेटहुड। लेकिन इनका मकसद होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए चला रही है कि हमारे हाथ में और पावर हो जाए, और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उनको हम क्रश करें, उनको हम दबाव डालें, इनके मुलाजिमों की ट्रांसफर करें, फोर्थ क्लास मुलाजिमों को वो पीछे पड़े हुए। ये किस चीज का स्टेटहुड मांग रहे हैं? इनका आप देखिए ना, इनका काम करने का तरीका। पहले तो मैं कह रहा हूं ना कि ये बोल क्या रहे और क्या कर रहे हैं, इनके उस चीज को देख लीजिए ना आप, कि इनके बोलने और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। ये पेट भर के झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है ग्राउंड लेवल पर करने के लिए। यहां से बोलते हैं मरकज में जाके वाह करते हैं जी, हमने मरकज को ये किया, प्रोजेक्ट भेजे, ये किया, यहां से कह रहे स्टेटहुड। अरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मरकज से इतना सारा पैसा आ रहा है, ट्राइबल कम्युनिटी को इस वक्त एम्पावर करने के लिए वार फुटिंग बेसिस पे हमारी जो मरकजी हुकूमत काम कर रही है, उस पे वो करे ना, वो पैसा यूटिलाइज करे, काम करे, बिजली फ्री दे दे, तालीम फ्री दे दे, गैस फ्री दे दे, तो उसमें इनको कौन सा स्टेटहुड इनको चाहिए? स्टेटहुड तो लोगों का हक है, जिसके लिए जिस स्टेटहुड को लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चुनी है, उनको तो वो स्टेटहुड की लड़ाई तो लड़नी है। लोन साहब ठीक है, स्टेटहुड हमने कहा स्टेटहुड आना चाहिए, ठीक है। इससे पहले यहाँ से 2019 में यहाँ से स्टेटहुड वापस लिया, यहाँ यूटी बन गई। उस टाइम पे ही ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमें हमारे एचएम साहब ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे हम स्टेटहुड दोबारा से जे&के को बहाल करेंगे। कब का सवाल का जवाब मैंने दे दिया। देखिए अब पिछले 4-5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लोग बनाएंगे, वो ना मैं बना सकता हूँ ना आप बना सकते हैं। जब वोट बनाने के बाद देंगे, जब वोट नहीं, हम अपोजिशन में ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमें क्या करना है? देखिए आप जो है इसकी जो हम बात करेंगे, पिछले 5-6 सालों के अंदर यहाँ पे हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की सरबराही में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। आप ग्राउंड लेवल पे जाके कॉमन लोगों से, जो आम लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए कि कितना बदलाव लास्ट 4-5 सालों के अंदर देखने को मिला। यहाँ पे जो डर का माहौल था, जो गन कल्चर था, जो पथराव का माहौल था, जो लोगों को हैरास किया जाता था, ये हमारे नौजवानों को पीएसए के तहत बंद किया जाता था, वो सारा सब कुछ सिस्टम अब जो है वो ठीक हुआ है।
अच्छी खासी लोग जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब ठीक है, मैंडेट मिला, उन्होंने उनका मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो और स्टेटहुड का। अब मुझे बताइए कि कहां पे इनको रुकावट आती है, कौन सी रुकावट इनको आती है? इनको कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, ये सिर्फ अब ये ढिंडोरा पीटेंगे। और जिस दिन हमारी मरकज वाली हुकूमत हम बोलेंगे कि हाँ हमने रिस्टोर किया यहाँ पे स्टेटहुड, ये बाहर जाके ढिंडोरा पीटेंगे, ढोल बजाएंगे लोगों को, फिर हमने स्टेटहुड लाया, स्टेटहुड लाया, स्टेटहुड लाया। इसीलिए बात नहीं करते। स्टेटहुड से ज्यादा उन्होंने 370 और 35 की बात की थी। आज इनके मुंह से निकलता है 370 और 35। वो तो उन्होंने साफ किया जब तक मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 60 साल तक रहने वाली है, इनको नहीं मिलेगा हिसाब से स्टेटहुड नहीं मिलेगा, कभी नहीं स्टेटहुड आएगा। लेकिन ये 370-35 है, वो था ही नहीं कुछ। इन दो चीजों को मेन मुद्दा बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट बटोरे हैं, उनको लड़ाई लड़नी है स्टेटहुड। वो स्टेटहुड की लड़ाई, स्टेटहुड की कोई लड़ाई नहीं है, कोई लोगों का हक है ना स्टेटहुड। देखिए लोग मांग रहे हैं ना, हम भी मांग रहे हैं, हम भी लोग हैं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है स्टेटहुड? देखिए स्टेटहुड पे हमें अटके नहीं रहना है, उसको मुद्दा बना के हमें स्टक नहीं होना है कहीं पे। आपको मैंडेट मिला है, आपकी फुल मेजॉरिटी है, आपको आपके मिनिस्टर एमएलए सब कुछ आपका सिस्टम है। आप जो लोग सफर कर रहे हैं, गुरेज में इस वक्त पानी का हाहाकार है, बात कर रहा है कोई? आपके इंटरव्यू में मैंने कितनी हजार दफा बोला, इनका एजुकेशन इनके हाथ में, टीचर एक वो अपने चहेते टीचरों को वहां से निकाल के यहाँ पे, तो इसमें कौन सा आपकी सरकार है, आप करा दीजिए, गुरेज टीचर भिजवा दीजिए। भाई साहब मरकज का रोल नहीं होता ना, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा हक बनता है। मैंने सीएम को लिखा, मैंने चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा, मैंने बोला हमारे स्कूल की तबाही हो रही है। मैंने सकीना इतू को लिखा, मैडम सकीना इतू को मैंने लिखा, मैंने बोला आप तबाही कर रही हो स्कूल का, वहां स्कूल खत्म कर दिया आपने, हमारे टीचर निकाले, आपको पता ही नहीं है। टीचर रेशो बता रहे हैं 25:1 बता रहे हैं टीचर रेशो। एक स्कूल में आपने चार स्टूडेंट्स के लिए रखे हैं 10 टीचर, कहीं पे आपका 100-150 टीचर स्टूडेंट्स के लिए 1 या 2 या 3 टीचर हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिनिस्टर को लिखा, आपने, मैं मानता हूं इस बात को, आप भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने आपको भी इसलिए चुना है, आप पे उम्मीद है कि ये हमारे काम करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि वहां का एमएलए करेगा मैं नहीं करूंगा, फिर पब्लिक का क्या होगा? वो तो सफर करेगी ना। आप भिजवा दीजिए, यहाँ तक लेक्चरर भिजवा दीजिए, पानी के मसाइल हल कीजिए। आप देखिए यही मैंने बीच में एक ATD एक पॉलिसी एक आई थी पिछले सालों में, मैंने उसकी उस टाइम पे मुखालफत की थी। मैंने कहा इसमें गुरेज के स्टूडेंट्स, गुरेज का तालीमी निजाम बहुत सफर करेगा। आपको मालूम है इसके बाद जब ये आ गया, ये रजम NC का रजम शुरू हो गया, इनकी हुकूमत आई यहाँ पे, उसके बाद देखिए हम अपोजिशन में चले गए। यहाँ पे पहले तो सेक्रेटरी लेवल पे बात होती थी, हम वहां तक बात पहुंचाते थे, फिर क्या हो क्या ना हो तो वो हमसे जवाब तलफी थी, वो हम दे देते। आज के डेट में सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, ये एजुकेशन मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर कोई तो सेटअप नहीं ले सकता है, क्योंकि फैसला तो मिनिस्टर को करना ना। मिनिस्टर सकीना इतू है, सकीना इतू मेरा थोड़ी मानेगी, वो तो एमएलए का मानेगी ना, उनके एमएलए का मानेगी। कश्मीर की सरकार लोगों के वादों या उस दावों को पूरा करने में फेल हुई है, फेल हो चुकी है। सरकार फेल हुई है तो आपकी सरकार काम करे ना। देखिए अब मरकज में आपकी सरकार है, अगर इनकी सरकार काम नहीं कर पा रही है, फेल हुई, तो आप लोग काम करें। भाई साहब आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पे अपोजिशन में है, हमारा एलओपी है, मरकज में है तो ना। अगर आप अपने मरकजी सरकार को कहते हैं कि मेरी पब्लिक सफर हो रही है, क्या वो उन लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते? मरकज देखो, हमने अपने LG साहब को भी मैंने आग्रह किया है, मैंने उनसे टाइम भी मांगा है, मैंने उनकी सारी चीजें मैं उनको इन मेरे पास है। देखो मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा। देखिए आप कह रहे हो स्कूल में टीचर भी हम भेजेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हम भेजेंगे। जब आप मुझे जवाब भी देने दीजिए ना। आप यहाँ से आप बोल रहे हैं ये पानी भी हम दे देंगे, यहाँ से हम बोलेंगे सड़कें भी हम ठीक करेंगे, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी हम दे देंगे, तो ये किस लिए चुन के आते हैं बार बार 4 दफा? आप ही लोग देखिए कि ये सरकार नाकाम है, सरकार तो नाकाम है ना, तो करिए ना आप। देखिए हम अपोजिशन में है ना, हम क्या करें? तो लोगों ने इसलिए तो नहीं भेजा है ना, अपोजिशन में बैठे लोग सफर करें। हमें तो आवाज उठानी है, देखो काम करना है। आवाज चीफ मिनिस्टर उनका है ना, चीफ मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का है, वो तो रूलिंग पार्टी चला रहा है, वो तो एमएलए टॉप लीडर्स थे। जम्मू कश्मीर की सरकार NC उमर अब्दुल्ला वाली सरकार नाकाम हुई है, लोगों के काम नहीं कर पाती है। LG को लिखिए, LG के पास जाइए, आप भी रिप्रेजेंटेटिव है, आप भी इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के दौरान में आप भी लोगों के पास मांगने जा रहे हैं ना। आप एक काम कीजिए, आप
आप एक काम कीजिए, आप इनको बोल दीजिए, एनसी को जाके बोल दीजिए आप अपोजिशन में आ जाओ, बीजेपी को मौका दे दो, बीजेपी को पीछे से सपोर्ट करो, आप बोलो बीजेपी हुकूमत बनाओ, इनको बोलो सपोर्ट दे दो। अच्छा, एक बात इनको हम वो नायक फिल्म वाला वो जो है ना, एक दिन का वो वजीर आला बनता है, एक दिन का सीएम, वो एक दिन का सीएम हमें बनने दे दे, हमारा सीएम लाए, हम एक दिन में पूरा सिस्टम इनको दिखा देंगे काम कैसे करता है। देखिए इनका काम, नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम होता है लोगों को आपस में लड़ाना, झगड़ा कराना, झगड़ा करके ये अपने वहां पे खड़े हो जाते हैं, जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ये अपना वोट स्टैंड रखते हैं। ये तो कहते हैं ये कहते हैं 1,03 महीने उमर अब्दुल्ला साहब का आप इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, जो उन्होंने पॉलिटिकल जो भाषण उनका इलेक्शन रैलीज में उन्होंने किया, उन्होंने कहा 3 महीनों के अंदर हम आपको 1 लाख नौकरियां दे देंगे। एक नौकरी दिखाए मुझे, एक नौकरी यहाँ पे ये लगा होगा इन 1 साल में, एक नौकरी दिखाए। तालीम बोला, हमारे शेख साहब ने ये यूनिवर्सिटी तक तालीम फ्री रखी थी, हम भी कर देंगे। कौन सी तालीम फ्री हो रही है? गैस देने में कौन सा स्टेट उनको चाहिए, राशन देने में उनको कौन सा स्टेट चाहिए, पानी इनको ठीक करने में कौन सा, इनके मिनिस्टर है ना, मंत्री का देखो, एक मंत्री के साइन के बगैर पैसा तो नहीं निकलेगा ना, मंत्री को साइन करना है, मंत्री को पैसा रिलीज करना है, मंत्री को अपना डिपार्टमेंट ठीक करना है, हमारा एलओपी साहब तो नहीं करेगा ना वो ठीक। लेकिन सारी सरकार देखिए, हमारी सरकार एलजी साहब का इसमें दूर दूर तक का कोई रोल नहीं है। मिनिस्टर को अपना काम करना है, अपना डिपार्टमेंट चलाना है। वो होगी कोई बड़ी फाइल एलजी साहब के पास जाएगी अप्रूव होने में, वो उसका जवाब तो हमारे ऑनरेबल एलओपी साहब ने 10 दफा दे दिया कि कोई फाइल पेंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये शोषा कर रहे हैं, इनका कोई हक ही नहीं है ये बात करने का, ये फजूल में लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना। इनको देखो, उन्होंने लोगों को अटका के रखा हुआ है। इनको पता है जो मैनिफेस्टो में हमने जो जो बातें की, हमने जो जो चीजें बोली, वो हमसे नहीं होने वाली है। अब ये लोगों को कर रहे हैं गुमराह, अब लोगों को गुमराह करके ये अपना टाइम निकाल रहे हैं। असेंबली का सेशन लगा, हमारा एमएलए पहले उसकी कंडीशन आपको पता थी, मेरे पास फिर भी 3-4 कमरे का, मेरा वालिद साहब भी एमएलए रहा है, एमएलए 6 साल एमएलए रहा है एनसी की हुकूमत, अब कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी, वो करोड़ों अरबों रुपए की बिल्डिंग बना सकता था। लेकिन हमारे पास अभी 4 कमरों का एक घर है। एमएलए जब एमएलए बना, ये गुरेज का एमएलए बना, इसके पास मुझे नहीं लगता अपना घर भी नहीं था। आप पूछे गुरेज में जाके, वहां के लोगों से पूछ लीजिए, बड़वन के लोगों से पूछिए, इनके पास अपना घर भी नहीं था। आज इसके पास मुझे लगता है हिंदुस्तान की कोई स्टेट नहीं है जहां पे इसका अपना मकान नहीं है। कहां से आता इतना पैसा? इसको पूछिए ना, आपका 2008 से लेकर 2014 तक 500 गुना उसकी प्रॉपर्टी बढ़ी, 500 गुना। ये अखबार में आया बाज़ाब्ता, इसमें ये अखबारों की हेडलाइन बनी है, 500 गुना उसकी प्रॉपर्टी बनी। कहां से आया वो पैसा? कहां से लाया उसने पैसा? उसके पास पेड़ है, पेड़ से पैसे उगते हैं क्या? तो इन्हों, और अब 1.5 लाख 1,80,000 ये अभी तनख्वाह लेते हैं। ये बोल रहे हैं असेंबली के अंदर हमारे जो तनख्वाह है वो 5 लाख करवा दो। डेली वेजर के औकात क्या है? उनके घर में कोई नहीं जाता है, मेरे घर में 50 आते हैं, 500 आते हैं। आपको और हम दोनों शायद एक ही जगह से ताल्लुक, मुझे नहीं लगता ना आपको ना मुझे पता है कि नजीर खान का घर कहाँ पे है। नजीर खान का साहब का घर कहाँ पे है, तिलेल का ना गुरेज का कोई आदमी नहीं जानता है। उन्होंने गुरेज में जो है उसको होटल बनाया, उसकी फैमिली, गुरेज के साथ उसका कोई टच ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है उनको। उसके सगे भाई ने माइग्रेट करके वो वहां पे, उन्होंने बड़गाम साइड में उन्होंने एसटी निकाल के वहां पे वो नौकरी में लगे, वहां पे से वो उनका वोटर लिस्ट में भी शायद वो नहीं है। तो बेवकूफ बना रहे हैं गुरेज तिलेल की आवाम को, 5 लाख मांग रहे हैं। आप उसको अगर काम नहीं किया था, फिर चौथी दफा कैसे एमएलए वो बने वहां से? वही मैं बोल रहा हूँ, वही अब आए आप पॉइंट पे। वो क्यों जीत रहे हैं, मैं यही बोल रहा हूँ। वो जीत रहे हैं, देखिए उन्होंने गुरेज तिलेल की आवाम के जो दिलों में वो एक तरीके का आपस का वो टकराव पैदा करके रखा हुआ है। लोग बात बात पे लड़ रहे हैं, वो खुश है जी, हम वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हाँ मैंने जीता, उसके घर में डांस करो, उसको नीचा दिखाओ, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नजीर खान को वोट कर रहे हैं। उन्होंने, मैं आपको जिंदा मिसाल दे दूंगा, ऐसे लड़के उनको 2002 से वोट डाल रहे हैं हमारे एरिया में। 2002 से एक घर में 4 लड़के उनके जो है 4 लड़के उनके जो है एमए बीएड करके वो बैठे हुए हैं, 4 लड़के उनके बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो है, अगर आप देखेंगे
उसके रिलेटिव्स अगर एक भी ये निकलेगा ना, आपको उनके रिलेटिव्स में बात कर रहा हूं, उनके रिलेटिव्स में अगर एक भी निकलेगा वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, उन्होंने पढ़ा क्या है क्या नहीं, वो अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वो उनको हर जगह पे उसने एडजस्ट किया। जो वोट दे रहे हैं वो लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन जो वोट दे रहे हैं ना नजीर खान को, आज भी मैं लास्ट टाइम की भी बात कर रहा हूं, मैंने हाथ जोड़े लोगों से, आप आपस की नफरत मिटाओ, एक दूसरे को आपको लड़ा के रखा है नजीर खान ने, उसका वोट ले रहे हैं, वो आपको काम वो नहीं करेगा, वो जाता भी नहीं इलेक्शन कैंपेनिंग में, लोग ही आपस में लड़ झगड़ के उसको नहीं जी ये इसको जिताना है बस, तो वो फिर वो छाती चौड़ा करके वो निकल जाते हैं जी हमने नजीर खान को जिताया। आज की डेट में नजीर खान लोगों के बीच जाने के लायक नहीं रहा है, आज वो अपने लड़के को आगे कर रहा है, उसका लड़का जाके वहां पे जा रहा है, तो अब उसके लड़के को बेचारे ना तो लोग जानते हैं तो ना कोई और जानता है, तो उसको क्या पूछेंगे, ना उसको पता होगी तो ना लोग उसको जानते हैं, वो उसको आगे कर देता है जी आप जाओ वहां पे जाओ इधर जाओ। मुझे 1-2 महीने पहले वहां पे कुछ कहीं से फोन आया कि ये आ रहा है वहां पे, बोल रहे प्लान बनाने के, अब वो कौन सा प्लान बनाएगा, उसका बेटा कौन सा प्लान बनाएगा। आप दम है तो नजीर खान फेस करे ना, ये जाके ये पब्लिक को फेस करे ना, आवाम को फेस करे ना, वहां पे जाके पूछे ना आवाम को क्या प्रॉब्लम है। आग की कितनी बार पेश आई, फायर टेंडर्स वहां पे गाड़ियां उनके पास अवेलेबल नहीं है। देखिए ये बदनसीबी है, उसमें मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने ये अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कह रहा हूँ, मैंने हर जो हमारा जो बैक टू विलेज प्रोग्राम होता था, मैंने हर एक विलेज से पहली डिमांड ये रखवाई थी कि वहां पे फायर टेंडर्स होने चाहिए, लेकिन बदनसीबी है लास्ट टाइम एक गाड़ी भेजी थी हमारे बख्तौर में, वो भी वापस लाई, उसका भी अता पता नहीं है। तो यही सितम ज़रीफ है ना, यही छोटे। अब उसके लिए आपको आप मुझे बताओ, फायर टेंडर्स गुरेज में भेज देने के लिए, तलेल में 1-2 जगह देने के लिए इनको कौन सा स्टेट्यूट चाहिए। तो यही है ना, देखो बार बार अगर 60 साल 70 साल उन्होंने हुकूमत की, 18 साल वाला एमएलए बोलता है मैंने राशन कार्ड बनाया हुआ है। अरे यार 18 साल एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, वो बोल रहा है मैंने बिल्डिंग बनाई है, तूफान किया वहां पे, एहसान किया लोगों के लिए। तो ये है इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इनकी सोच ही अलग है, इनकी सोच ही गंदी है, करने वाले कुछ नहीं है। ये लोगों को सिर्फ धोखा फरेब, उनके साथ दगाबाजी, फिर लास्ट में फिर वही जज्बाती नारों से अपना मौसम शर्मा आने वाला है, गुरेज में अभी तक विंटर राशि जो है वो डंपिंग नहीं की गई है। देखिए अभी इस अक्टूबर महीना हमारा होता है, अक्टूबर महीने के एंड तक मुझे उम्मीद है कि वहां पे राशन से लेके डीजल से लेके हर एक चीज स्टॉक की जाएगी। उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में हैं पहले से ही, और साथ ही साथ हमारा जो हमने ये सुनो कल्याण का कंट्रोल रूम पीटीएल के अंदर बनवाया है, वो मैंने ही बनवाया है, वो वहां पे वो भी फंक्शनल है, वहां पे मशीनें हमारी रह रही है। तो इंटरनल जो लिंक रोड से वो इंशाल्लाह हमें वहां पे उस पे भी बर्फ हटाने का काम भी इस साल भी होगा, और चापर सर्विस इंशाल्लाह इस बार और बेहतर तरीके से चलेगी। मैं उम्मीद करता हूं, और जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह उन पे नजर हमारी बनी हुई है, हमारे हाथ तक जो है वो हम हाईलाइट भी करते रहते हैं, हम उनको हुकूमत को फोर्स भी करेंगे, हम मजबूर भी करेंगे। देखिए काम तो हुकूमत को ही करना है हम, लेकिन अपने लोगों के लिए हम इंशाल्लाह खड़े हैं, लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इंशाल्लाह उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, इनसे झगड़ा करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट है, एक यंग लीडर है, आप भी एक सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगा, एक एनवायरमेंटल माहिर पे एनएसए लगा, क्या बाकी में अपने लोगों की आवाज उठाना, हक के लिए लड़ना गुनाह है? जमहूरियत है, जमहूरी मुल्क है, हर किसी को बोलने का हक है। देखिए अलोन साहब, मैं तो इस पे यही कहूंगा कि मेरे पास इतना ये मैंडेट नहीं है कि मैं इस लेवल की बात करूं। पार्टी ने ऐसा मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया है, ऐसा कोई मेराज मलिक पे वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे क्या कल को आप भी अपने लोगों के हक की आवाज उठाएंगे, आपको भी पीएसए देंगे? देखिए आपको नहीं देंगे, आप बीजेपी में हैं, कोई और अपोजिशन का होगा, उसे भी पीएसए देंगे? देखिए सोनम वांगचुक जिन्होंने यूटी का खैर मकदम किया था, जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब का बर्थडे तक बनाया, जिन्होंने सेना के लिए विंटर में कैसे वहां पे रहेंगे, गर्मी कैसे वो तक बनाया, एक ऐसे साइंटिस्ट को एनएसए के रात मिलिटेंट्स के साथ रिंग करार देके जोधपुर जेल पहुंचाना, क्या लगता है जमहूरियत में ऐसा बनता है? देखिए मैं तो पहले इसमें बोलने का हक नहीं रखता हूँ। ये हमारे पार्टी जो हमारा टॉप हाई कमान है, उन्होंने इस बारे में ऑलरेडी बात की हुई है, उन्होंने बोला है, सब कुछ बोला है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ पे जो भी होता है वो एज पर लॉ होता है,
कानून के दायरे के अंदर होता है, कानून के तहत। यहाँ पे चाहे एमएलए हो, चाहे कोई लोकल हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पे कानून के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे कानून के साथ खेलने का किसी को लोगों के मसलों के लिए आप भी एहतिजाज करते हैं, नहीं आप भी सड़कों पे आते हैं, हक के लिए, हर कोई अपने लोगों के हक के लिए लगता है, तो ऐसे में पीएससी एनएसए लगाना, ये देखिए ये ऐसी बात नहीं होती है। देखिए एक कानून है ना, किसने कहा ये मतलब कि किसी ने अपने इसके लिए लड़ा तो उसको पीएसए लगेगा, कुछ होगा। देखिए इसमें जो जिसने वहां पे जांच की, जिसने इसको पीएसए लगाया, तो उसके पास उसकी जवाजत होगी ना। उससे अगर कोई पूछेगा कि आपने इसको पीएसए लगाया, क्यों लगाया, इसको मलिक साहब को, एमएलए साहब को पीएसए क्यों लगाया, वो जवाब देगा ना, उसके पास इस चीज का जवाब होगा। मुझे तो ना पता है उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था। महराज मलिक के साथ तो मेरा दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, तो मैं क्या बताऊं कि महराज मलिक ने क्या किया था तो उसके ऊपर पीएसए लगा। तो ये चीजें हैं मेरे भाई साहब, कुछ जो भी होगा, यहाँ पे मैं इतना कहूंगा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, यहाँ पे जो भी है वो कानून के दायरे के अंदर चलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, यहाँ पे मैंने कहा कानून से खिलवाड़ करने की, कानून से खेलने की, लोगों के जज्बात के साथ खेलने की किसी को इजाजत नहीं है। जो कुछ भी हुआ होगा उसके जिम्मेदार, उसका जवाब वही देंगे जिन्होंने उस पर ये पीएसए नाफिज किया। आखिर में आपकी तरफ से गुरेज तुलेल की आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि अब काफी चीजों को लेकर वो जो है सफर कर रहे हैं। देखिए गुरेज तुलेल की आवाम, गुरेज तुलेल में अगर आप मैं ये कहूंगा कि हमने गुरेज तुलेल को नया गुरेज तुलेल बनाया है। काफी सारी चेंजेस वहां पे आई है। जो लोग जरे जरे के लिए तरसते थे, तड़पते थे, आज वहां पे अगर आप गुरेज के अंदर ही देखेंगे, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें खड़ा की है। लोग करोड़ों में लोग रुपया कमाते हैं टूरिज्म से ही। हर एक सेक्टर में हमने वहां पे बेहतरी लाई है। हमने डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने लाई है, हमारी हुकूमत ने लाई है। अब मैं अपने लोगों से यही इल्तिजा करना चाहूंगा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हो चुका है, 1 साल बीत चुका है। आपने किसी को चाहे किसी कारण दिया हो, वोट दिया है, उसको जिताया है, अब सब मिलके हमें उनसे हिसाब लेना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमें हिसाब लेना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमें काम कराना है। देखिए चौथी दफा जीता हुआ एमएलए है, उसको काम करना भी आना चाहिए और काम करना चाहिए लोगों का। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि जो भी पॉजिटिव सेटअप वो लेगा वहां की डेवलपमेंट के लिए, वहां के यूथ को एम्पावर करने के लिए, उसका हम सपोर्ट करेंगे। हम करें जी ठीक है, ये एमएलए साहब ने ये चीज ठीक की। अब वो आपस में लोगों को लड़ा के वो अपनी गंदी पॉलिटिक्स, अपनी गंदी सियासत करना चाहेगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं, बख्शने वाले नहीं है। हम सरेआम नंगा करेंगे उनके काले करतूतों को, अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा। बाकी जो भी उसका पॉजिटिव सेटअप होगा उसमें हम अप्रिशिएट करेंगे, उसको हम वेलकम करेंगे। लेकिन जो भी सियासत करने की कोशिश करेगा वहां के मासूम लोगों के साथ, उसकी इजाजत नहीं होगी। मैं यही कहूंगा हमारे लोगों से कि आप एकजुट होकर रहिए, एकजुट आपसी तालमेल रखें, अपना फर्ज निभाएं और इनसे लड़ें, हमारा साथ दें इनसे, ताकि हम लड़कर जो आपका जो भी आपका हक बनता है वो हक हम इनसे छीन कर लें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ डीडीसी तुलेल और भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट गुरेज एजाज राजा साहब थे। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात की, गुरेज कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से कई मसाइल है उन पे बातचीत की, और ऐसे मजीद शुमारे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहेगा अमेजिंग टीवी के साथ। पेशेवाड़ी पर ऐसे कैमरामैन मीरातिब के साथ लोन सुलेमान की खुसूसी रिपोर्ट।